हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसके अंतर्गत अपन अभी हर सब्जेक्ट की हर क्लास को ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन जो है वो विज्ञान 10वीं क्लास का जो सब्जेक्ट है आपका, उसका एक टॉपिक लेंगे। जब अपन साइंस को, जनरल साइंस को पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, तो अपन ने पीछे जो वीडियोस 10th क्लास के देखे होंगे बच्चों, तो आपने देखा होगा कि अपन जो है आपकी बुक का जो 6th चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उनको डिस्कस किया था। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद में समीकरण क्या होती हैं, समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इन सब को लिखकर इवन उनके नियम जो होते हैं उनको भी आपको लिखकर बताए गए थे। उम्मीद भी हम यही करते हैं कि आप लोग भी जो हैं वो घर बैठ करके इनको नोट्स के साथ उतार रहे होंगे, ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। अब आज भी अपन यही चीजें आज शुरू करेंगे, उसी का एक टॉपिक, उसी चैप्टर का आपका जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है। उसमें जो पीछे आपको वीडियो दिया गया था उसमें आपने देखा होगा कि हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, उसका आपको एक चार्ट बनवाया गया था। और उस चार्ट को बिल्कुल क्लियरली इन शॉर्ट में मैंने समझाया था कि किसमें क्या होता है। फिर कहा गया था कि इनमें से कुछ अभिक्रियाओं को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और शेष बची हुई अभिक्रियाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वही अपन ने उस दिन 3 अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। 3 मतलब 2 के अंदर उसका क्लासिफिकेशन फिर था। अपनी एक अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया, है ना। उसके बाद अपन ने दूसरी अभिक्रिया पढ़ी थी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया विद एग्जाम्पल, परिभाषा के साथ। आप लोगों ने उसके वीडियो में नोट्स भी बना लिए होंगे, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि आप भी घर बैठ के अगर पढ़ेंगे तभी आपको वो टॉपिक समझ में आएंगे जो लगातार आपको वीडियो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं बेटा। तो अपन आज शुरू करते हैं अपना ही अगला टॉपिक, जो आपका आज का प्रकरण लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो शेष बच गए थे। राइट, अपना प्रकार जो तीसरा था वो है अपघटनीय अभिक्रिया। राइट, तो अपन शुरू करते हैं आज अपना पहला प्रकार, अपघटनीय अभिक्रियाएं। ये क्या होती हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। तो अपन ने चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट अभी आप खोलकर ही बैठेंगे सामने, ताकि आपको वो सब चीजें समझ में आए। तो अपना तीसरा जो प्रकार था बेटा, वो क्या था आपका, अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इन्हें अपन किस तरह से समझ सकते हैं। अपघटनीय याद नहीं रहे नाम, तो आप इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं अपघटनीय अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर मैं इसकी थ्योरी लिख देती हूँ और इस तरफ आपको उदाहरण जो हैं उनको लिखकर समझा दूंगी। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो कि बार बार मिटाना तो पड़ता ही है, क्योंकि एक टॉपिक को अपन बिल्कुल डीपली स्टडी करते हैं तो अपने को वो चीज समझ में आती है। राइट, अपघटनी, अपघटन मतलब कि टूटना, किस तरह से कोई मॉलिक्यूल टूटता है। मतलब टूटेगा कौन, जो जुड़ा हुआ होगा, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि यदि एक अभिकारक जिसका अनुभार ज्यादा होता है, वो एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक एकल अभिकारक या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं
अभिक्रियाएं जिनमें एक उच्च अणुभार वाला यौगिक कम अणुभार वाले छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है तो वे अपघटनी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। राइट। अब ये अपघटन तो हो गया, लाइक अपन पढ़े H2O इज इक्वल टू H2 प्लस O2, राइट। ये तो आपकी रिएक्शन हो गई। एकल उत्पाद एक से अधिक में टूट गया, वियोजन हो गया। अपन इसको क्या बोल सकते हैं? वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो बेटा एक बात और कि यदि अपन किसी का भी अपघटन कर रहे हैं, अपन किसी को भी तोड़ रहे हैं, तो वो जनरली आसानी से नहीं टूटेगा, इतना इजी वे में वो टूट नहीं सकता है। तो टूटेगा किसी न किसी की उपस्थिति में। यानी कि इसको तोड़ने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके आधार पर अपघटनी अभिक्रियाओं को 3 प्रकार में विभक्त किया गया। कितने भागों में? 3। सबसे पहले बताया गया विद्युतीय अपघटनी अभिक्रिया। फिर बताया गया ऊष्मीय अपघटनी अभिक्रिया, राइट। उसके बाद प्रकाशीय अपघटनी अभिक्रिया। बात समझ में आई? यानी किसी न किसी अभिक्रिया को विद्युत की उपस्थिति में, यानी उसको धारा प्रवाहित करके, ऊष्मा की उपस्थिति में यानी उसे हीट कर, प्रकाश की उपस्थिति में मतलब उसे अपन प्रकाश देकर, यानी जैसे सूर्य का ही प्रकाश क्यों ना हो, उसकी उपस्थिति में यदि मॉलिक्यूल टूट जाता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रकाशीय अपघटनी अभिक्रिया। विद्युतीय अपघटनी मतलब किसी भी ठोस पदार्थ जो गलित अवस्था में है, उसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो विद्युत धारा के प्रवाह से एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपने पास H2O, ये किसमें टूटेगा? H2 प्लस O2, लेकिन किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में। विद्युत की उपस्थिति में यानी कि धारा का जब प्रवाह किया जाएगा तो जल का अणु किसमें टूट जाता है? H2 प्लस O2 में। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। NaCl को जब जलीय विलयन में जब धारा का प्रवाह किया जाता है तो NaOH प्लस HCl प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया भी किसकी उपस्थिति में होती है बेटा? विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है। ये थी आपकी विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। वैसे तो मैंने रिएक्शंस को पीछे भी आपको तोड़कर समझाया है, लेकिन यहाँ पर मैं NaCl प्लस H2O को डायरेक्ट बता रही हूँ। आप चाहें तो आपकी इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा खोलकर भी बता सकते हैं। ये अभिक्रिया को मैं ऊपर लिखकर बता रही हूँ ताकि आप अच्छे समझ सकें। देखिए NaCl प्लस H2O बेटा, तो NaCl को जब तोड़ा बेटा तो ये बन गया Na प्लस, पहला एलिमेंट हमेशा धनायन,
दूसरा हमेशा ऋणायन होता है। ऐसे ही H2O का जो जोड़ेंगे H प्लस OH माइनस। हमेशा ध्यान करें, जल का अणु जब पूर्ण रूप से टूटता है तो H प्लस और OH माइनस में ही टूटता है, क्योंकि इसमें आपने धारा का प्रवाह किया है। तो अब प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस जुड़ जाता है, तो क्या बन गया, NaOH प्लस HCl, जो आपका प्रोडक्ट मैंने यहाँ बनाकर दिखाया है। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, मैंने इसीलिए खोलकर आपको समझाया इसका, ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मा की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे संगमरमर भी कहा जाता है, ये किसकी? ऊष्मा की उपस्थिति में जब इसे हीट किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो उस दौरान कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, Ca+2 और कार्बोनेट CO3-2। कार्बोनेट जो होता है बेटा फिर से टूट सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और O-2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये अस्थायी मॉलिक्यूल है। अस्थायी होने के कारण कार्बोनेट पुनः वापस किसमें टूट जाता है? पुनः कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन पर -2 प्लस के साथ माइनस, यानी क्या बन गया? Ca++2 और O-2। तो इसकी संयोजकता इस पर इस पर क्या बन गया? CaO, यानी डायरेक्ट क्या फॉर्मेशन दिखा रही हूँ यहाँ पर मैं? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, प्लस लास्ट में अपने पास क्या बचा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक अस्थायी मॉलिक्यूल है, इसलिए ये आयनिक फॉर्म में नहीं रहता है। आयनिक फॉर्म में नहीं रहने के कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पुनः टूट जाता है और ऑक्सीजन निकल जाती है। इस प्रकार ये कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई बेटा? ऊष्मीय अपघटनी अभिक्रिया। आगे चलते हैं, प्रकाशीय अपघटनी अभिक्रिया। जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं उन्हें प्रकाशीय अपघटनी अभिक्रिया कहा जाता है, या यूं कहें वे अभिक्रियाएं जिनमें उच्च अणुभार वाले यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में निम्न अणुभार या कम अणुभार वाले यौगिकों में टूट जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं प्रकाशीय अपघटनी अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। ये HBr जो है जब टूटता है किसकी उपस्थिति में बेटा? प्रकाश की उपस्थिति में। इसे अपन H- से भी लिख सकते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में हुई है तो यहाँ टूटेगा H2+Br2। ये आपका प्रकाश की उपस्थिति में टूटने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। आपको एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। अपने को ये चीजें ऐसे ही समझ में आ जानी चाहिए ताकि आप उसे अच्छे से याद कर सकें और समझ सकें। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ऐसे कैसे ले लें ताकि आपको इसमें उतारने में कोई दिक्कत नहीं हो। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है, अपनी अगली अभिक्रिया जिसका नाम है अपघटनी अभिक्रिया। के बाद में कौन सी अभिक्रियाएं बताई गई, ये चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगली अभिक्रिया जो आपकी है वो है मंद व तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रियाएं हैं? मंद व तीव्र अभिक्रियाएं। मंद मतलब जो धीमी गति से संपन्न होती है, व तीव्र वह अभिक्रियाएं होती हैं जो तेजी से विद इन सेकेंड्स में संपन्न करवाई जाती है। थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि मंद व तीव्र अभिक्रियाएं कौन सी होती है। तो चलते हैं आगे, अपन लिखते हैं अपना अगला अभिक्रिया का प्रकार। चौथा प्रकार आपका क्या है? मंद व तीव्र अभिक्रियाएं। मंद व तीव्र अभिक्रिया। मंद व तीव्र अभिक्रियाएं जो मंद गति से होती है वो मंद और तीव्र गति से होती है उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज ये अगला समीकरण का प्रकार, मंद व तीव्र अभिक्रियाएं। इन्हें भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, मंद व तीव्र अभिक्रियाएं, जिनकी परिभाषा मैं ये लिख रही हूँ और एग्जाम्पल को इस तरफ से डिफाइन करूंगी। सबसे पहले हैं अपनी मंद अभिक्रियाएं। मंद
अभिक्रिया। मंद अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, यानी अभिकारक धीरे धीरे अभिक्रिया करके उत्पाद में बदलते हैं, अर्थात अभिकारकों की धीरे धीरे सांद्रता कम होती है तथा उत्पाद की धीरे धीरे सांद्रता बढ़ती है। मंद अभिक्रियाएं जो होती है बेटा, ये आणविक प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। किस प्रकार की होती हैं? आणविक प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। इन्हें संपन्न होने में अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। अधिक समय मतलब इन्हें महीने, वर्ष और कई दिन लग जाते हैं। कई दिनों में संपन्न होती है। कौन सी अभिक्रियाएं? मंद अभिक्रियाएं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O, ये जब आपस में मिलते हैं तो लोहे पर जंग लग जाता है। ये नमी है। क्या है? नमी। नमी मतलब जल युक्त हवा या वायु नमी कहलाती, नमी युक्त वायु हवा कहलाती है, क्योंकि उसमें जल के अणु भी आ जाते हैं तो वो नम हो जाती है। यदि आप किसी भी घर में भी देखें, अभी बारिश का मौसम है तो आप देख रहे हैं यदि कोई लोहे की वस्तु बाहर रख दी गई है, घर में बहुत सारी पाइपलाइंस भी लगी हुई हैं जिनमें पाइप जो होते हैं अगर बाहर है लोहे के तो उन पर जंग लग गया होगा, या फिर आप रोज सफाई करते हैं उनमें जो पाइपलाइन नीचे गिरी हुई है उनको भी यदि आप देखें तो उन पर भी जंग लग जाता है। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूं तो अपने सब घरों के जो बाहर के जो दरवाजे हैं उन सब पर भी क्या है? जंग लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर पानी गिरता है और वो पानी वायु के संपर्क में आता है तो संपर्क में आने से वो उस लोहे को ऑक्सीकृत कर देता है और ऑक्सीकृत करने से लोहे पर जंग लग जाता है और वो क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो अब इस रिएक्शन को अपन देखते हैं। Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और जल के अणु के साथ, तो Fe2O3 ये है आपका जंग लगा हुआ लोहा, जिसके ऊपर क्या लग गया है? जंग लग गया है। Fe2O3 ये ध्यान से लिखेंगे। Fe2O3 यहाँ पर 2 लिख दिए। उसके बाद अपने पास क्या बचता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और साथ में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन H2, है ना। ये क्या है? आपके हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होती है, यानी कि जब अपन किसी भी रिएक्शन को देखते हैं तो उस समय अपने को पता है कि जो ये आयरन है इसके ऊपर क्या होता है बेटा? जो ये लोहा है इस पर जब जंग लग जाता है तो जल का अणु उसके साथ ही जुड़ जाता है, H2O। तो ये हो गया आपका जंग लगा हुआ लोहा, यानी आयरन पर क्या लग गया है? जंग लग चुका है, यानी ये क्या हो गया है? संक्षारित हो चुका, संक्षारित लोहा, जिसे अपन खराब लोहा कहते हैं। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर H2O को तोड़ा क्यों नहीं गया है? बिल्कुल तोड़ा गया है। तोड़ करके 6 मॉलिक्यूल की जगह कितने मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं? जल के 3 अणु काम में आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने डॉट लगाया है। अगर किसी भी फॉर्मूले में डॉट लगाकर जल का अणु जुड़ा हुआ है तो उस जल को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल, जो पीछे वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। क्रिस्टलन जल वह जल होता है जो किसी भी यौगिक के अंदर उसके अंतरकाशीय स्थलों में उपस्थित होता है, वही उस क्रिस्टलन जल कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। अगली अभिक्रिया है आपकी तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया ये कौन सी अभिक्रिया है? किस प्रकार संपन्न होती है? तो अभी देखते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है? तीव्र अभिक्रियाएं ये क्या होती है? बहुत ही कम समय में, यानी ये आयनिक प्रकार की अभिक्रियाएं हैं।
किस प्रकार की बेटा? आयनिक प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। ये आयनिक प्रकार की होती हैं, बहुत कम समय में संपन्न होती है, बहुत कम समय में संपन्न होती है। लिख दिया, बहुत कम समय में, यानी समय क्या हो सकता है? सेकंड्स में संपन्न होती है। जैसे कि 10 की घात -10, 10 की घात -12 सेकंड्स में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं होती है। अब ये अभिक्रियाएं जो होती हैं, इनमें क्या होता है कि एग्जाम्पल लें तो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यह अभिक्रिया 10 की घात -10 सेकंड्स में ही अभिकारक, जो दोनों अभिकारक मिलाए जाते हैं तो ये दोनों आपस में 10 की घात -10 सेकंड में ही रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे अपन रिएक्शन लिखें, NaOH एक प्रबल क्षार है, HCl एक प्रबल अम्ल है, तो हम इसको तोड़े, Na+OH- H+Cl-, तो प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ क्या आ गया बेटा? प्लस। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? NaCl + H2O। तैयार है रिएक्शन। ये है आपके तीव्र अभिक्रियाओं का एक एग्जाम्पल। आपकी बुक में एक चीज और दी गई है कि जब सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट को जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया 10 की घात -12 अर्ध आयु, क्या? अर्ध आयु में ही संपन्न हो जाती है। कौन? AgNO3। तो क्या? AgCl + HNO3। ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट हो जाती है। AgCl का श्वेत अवक्षय विदिन 10 की घात -12 सेकंड के अंदर अपने को प्राप्त हो जाता है। एक नाम आया है अर्धायुकाल, आया है ना बेटा? अर्धायुकाल क्या है? थोड़ा सा ध्यान करेंगे। अर्ध यानी आधी आयु, यानी कोई भी अभिकारक पूरा जब उत्पाद में बदलता है तो जितना समय लगता है वो तो उसकी आयु हो गई। और अर्धायु मतलब कि जब भी कोई अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में बदलता है तो उस समय जितना समय लेती है अभिक्रिया, वही उसका अर्धायुकाल कहलाता है। आधा अभिकारक जब उत्पाद में बदलता है तो लगने वाला समय क्या कहलाता है बेटा? अर्धायुकाल कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। ये है आपकी मंद व तीव्र अभिक्रियाओं के प्रकार। विथ एग्जाम्पल आपको समझा दिया गया है। आप इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लें और इनके नोट्स तैयार करें ताकि आपको ये चीज प्रॉपरली समझ में आ जाए। अब आगे चलते हैं। आज इस अभिक्रिया का लास्ट पार्ट है जिसे अपन क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं बेटा? उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये कौन सी अभिक्रियाएं होती है, किस प्रकार संपन्न होती है, इनको अभी अपन देख लेते हैं कि ये उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक, पर नॉट द लिस्ट, मतलब चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, अभी केवल और केवल क्या की जा रही है? अभिक्रियाओं के प्रकार का अंतिम भाग पढ़ाया जा रहा है। तो आपका आज का लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ये लास्ट है। प्रकार आज खत्म हो जाएंगे, तो ध्यान से करेंगे घर पे इन चीजों को। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया सबसे पहले पढ़ेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, क्या नाम किस वे में लिखा गया है? तो देखिए,
उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का मतलब वो होता है बेटा कि आपने ने कोई अभिकारक लिया, यानी कि अपन ने देखा, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ उत्क्रमणीय का। अपन देखते हैं कि अपन ने पानी से बर्फ को बनाया, बर्फ से पानी पुनः प्राप्त कर लिया, ये एक प्रकार की रिवर्स रिएक्शन है। पर अपन कई जगह देखते हैं कि कुछ चीजों में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनसे अपन अभिकारक से उत्पाद तो बना लेते हैं पर उत्पाद से पुनः अभिकारक संभव नहीं है। जैसे अपने पास नाइट्रोजन गैस को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो पुनः अमोनिया बनती है, और अमोनिया को जब हीट किया जाता है तो पुनः नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया हुई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वहीं दूसरी ओर अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक उत्पाद में तो बदल सकता है पर उत्पाद पुनः अभिकारक में बदलना संभव नहीं है। तो चलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं तथा उत्पाद पुनः अभिकारक में बदल जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। लाइक A+B = रिवर्स रिएक्शन का सिंबल। इसमें अगर आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया कर रहे हैं तो आधा आधा एरो का निशान लगाएंगे, यानी अभिकारक उत्पाद में बदला तो C+D बना, तो C+D पुनः किस में बदल सकता है? A+B में टूट सकता है। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल है, चिन्ह है। अब आगे चलते हैं। N2+3H2 = 2NH3। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद पुनः किस में बदल सकता है बेटा? अभिकारक में बदल सकता है। यह है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला टॉपिक है आपका दूसरा, अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये कैसी अभिक्रिया होती है जो पुनः किस में नहीं बदल सकती है? अभिकारक उत्पाद में नहीं बदल सकता है। जैसे अपन परिभाषा में क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद तो बना लेते हैं तो परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद पुनः अभिकारक में नहीं बदल सकता, कारक में नहीं बदल सकता। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर आप A+B से C+D बना रहे हैं पर C+D पुनः A+B में बदल नहीं सकता। लाइक कार्बन को यदि आपने जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये CO2 गैस से पुनः कार्बन यानी कोयला प्राप्त करना संभव
नहीं है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या होती है बेटा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। तो कोशिश कीजिए आपका ये जो अभिक्रियाओं के प्रकार वाला भाग है आप इनको ऐसे ही याद करें, समझकर इनके नोट्स बनाएं, क्योंकि अपन केवल और केवल इनको लिख लेने से वो चीजें अपने को समझ में नहीं आएगी। अतः जिसे मैंने समझाया है आपको वैसे ही आप इन्हें अपने नोट्स में उतारें और इनको बार बार पढ़कर याद करें, ताकि आपको ये सब चीजें समझ में भी आ जाए, साथ में आपको याद भी हो जाए। क्योंकि रिएक्शंस को जब तक हाथ से नहीं करते बेटा तब तक वो चीजें समझ में नहीं आती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसके नोट्स को अच्छे से बना सकें। थैंक यू।